हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करीब 2 महीने पहले एल&टी फाइनेंस ने ये अनाउंस किया था कि वो राइट्स इशू लेकर आ रही है। तो कल यानी 18 जनवरी को एल&टी फाइनेंस ने राइट्स इशू से रिलेटेड सारे डिटेल्स डिस्क्लोज कर दिए। तो आज मैं इस वीडियो में इसी पर चर्चा करूँगा और राइट्स इशू रिलेटेड सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको कैलकुलेशन करके भी बताऊँगा कि राइट्स इशू के लिए जाना फ़ायदेमंद है कि नहीं। वो कैलकुलेशन के ज़रिए आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है ये और आपको इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुँच सके। तो चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कल ही अनाउंस हुई है, ये 18 जनवरी को एल&टी फाइनेंस टू ओपन 3000 करोड़ राइट्स इशू। बोर्ड ने ये अप्रूव कर दिया है 3000 करोड़ का राइट्स इशू। एंड ये जनरली ये क्यों किया, बिकॉज ये एक तरह से फंड रेजिंग टूल होता है कि कोई भी कंपनी के लिए राइट्स इशू के लिए आती है तो। एंड इसमें क्या होता है कि जनरली जो प्राइस जो होता है, जो राइट्स इशू का प्राइस, वो डिस्काउंटेड प्राइस होता है, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस है उससे कम ही होता है। अभी जो इनका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 100 रुपीज़ चल रहा है। तो हम आगे देखेंगे जो इनका प्राइस रखा है, इन्होंने राइट्स इशू का जो प्राइस रखा है वो क्या रखा है, वो सारी डिटेल्स हम आगे देखेंगे वीडियो में। अब देखिए जो डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ राइट्स इशू जो रिलेटेड, तो ये जो इक्विटी शेयर फेस वैल्यू जो है इक्विटी शेयर का वो है 10 रुपीज़ है। सेकंड है जो टोटल इक्विटी शेयर जो राइट्स इशू में जो आएंगे, जो एप्लीकेबल होंगे, वो होंगे 46.13 करोड़। उन्होंने शेयर्स बोला है कि वो राइट्स इशू जो साइज रहेगा वो टोटल रहेगा, यानी इतने ही जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं दैट विल बी इंटाइटल्ड फॉर दिस राइट्स इशू। एंड टोटल वैल्यू जो आपको मैंने पहले बताया कि करीब करीब 3000 करोड़ आ रहा है, 2998 करोड़ आ रहा है। अब जो ये प्राइस जो रखा है, जो मैंने बताया राइट्स इशू जो प्राइस रखा है उन्होंने 65 रुपीज़ रखा है। अगर आप करेंटली देखोगे तो वो 100 रुपीज़ चल रहा है, तो 100 से आपको आप देखेंगे तो 35 रुपीज़ का डिस्काउंट है। करीब करीब 35 रुपीज़ का डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो उन्होंने राइट्स इशू में रखा है। हालांकि अगर प्रीमियम की बात करें, बिकॉज इनका फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है, तो वहाँ से इन्होंने प्रीमियम रखा 55 रुपीज़ का प्रीमियम, तभी ये 65 रुपीज़ आ रहे हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड डेट जो है इसका 22 जनवरी रखा है, यानी 22 जनवरी, यानी कि इसके एक दिन पहले जो एक्स डेट होगा, वो एक्स रिकॉर्ड डेट जो होगा वो होगा 21 जनवरी। यानी आपके पास 2 ही दिन बचे हैं। अब अगर आपके पास एल&टी फाइनेंस के शेयर्स नहीं हैं तो आप 19 या 20 को ये शेयर खरीद सकते हैं, तभी आप एप्लीकेबल होंगे। बिकॉज जनरली क्या होता है कि 2 दिन लगते हैं डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होने में जब भी हम कोई शेयर परचेज करते हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखा है 22। 22 को आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे ये राइट्स इशू के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है 22 जनवरी, यानी आपको 20 जनवरी तक खरीद लेना अगर आप जाना चाहते हैं तो। अब जो राइट्स इशू का जो ओपनिंग डेट उन्होंने रखा है वो रखा है फरवरी 2021, एंड जो क्लोजिंग डेट रखा है वो रखा है 15 फरवरी, यानी कि ये 15 दिन के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले अप्लाई कर सकते हैं, ना उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट विंडो ही नहीं ओपन होगा तो आप अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ये 15 दिन में ही आप, अगर आपके पास शेयर्स हैं इनके, आप एलिजिबल हैं, तो ये विदिन 15 डेज ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए कि अप्लाई कैसे करते हैं, बिकॉज कई सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि राइट्स इशू के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है, जैसे हम शेयर परचेज करते हैं वो वे में नहीं होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जाके इनको अप्लाई करना होता है। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा उस वीडियो के ज़रिए। अब जो है जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होंगे इसके बाद जो मार्केट में अभी हैं 200.81 करोड़ के इक्विटी शेयर्स अभी मार्केट में हैं। आफ्टर राइट्स इशू जो हो जाएंगे 246.94 करोड़ के शेयर्स आउटस्टैंडिंग शेयर हो जाएंगे, बिकॉज 46.13 करोड़ शेयर्स ये ऐड कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसका जो है इनके फाइनेंशियल पैरामीटर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे ईपीएस है। तो ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्या क्या फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये ज़रूरी इसलिए भी होता है कि हम कई सारे जो कंपनी है जो इन्वेस्टर से वो डिसीजन लेते हैं उसके बेसिस पे।
अब रेशियो ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है वो भी देख लेते हैं। तो जो रेशियो है वो उन्होंने रखा है 17:74, यानी कि जो 74 शेयर अगर आपके पास हैं तो आपको 17 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे उसके। अगर आपके पास 158 शेयर्स हैं तो आपको 34 शेयर्स मिलेंगे। तो जो रेशियो है वो डिवाइड होगा 74 शेयर्स में ही। तो वो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास कितना शेयर है और आप कितने एलिजिबल होंगे उस शेयर्स के लिए। तो ये ध्यान देने वाली बात है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपके पास, बिकॉज अगर आप 74 को 17 से डिवाइड कीजिएगा तो करीब करीब आएगा ये 4.53 के लगभग आएगा, यानी कि 4.5 पे एक शेयर मिलेगा। तो इसको इसलिए राउंड फिगर में उन्होंने रखा कि अगर किसी के पास 5 शेयर है तो वो एक शेयर के लिए वो एलिजिबल होगा। बट इसके साथ ही अगर 5 से अगर किसी के पास ज़्यादा शेयर हैं, जैसे 6 है या 7 शेयर है या 8 शेयर हैं, तो क्या उनको एक ही मिलेगा? नहीं, उनके पास वो इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, उनको एक शेयर एक्स्ट्रा मिल सकता है। वो डिपेंड करता है रिस्पांस कैसा रहा है राइट्स इशू का। अगर रिस्पांस वो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो उन्होंने बोला है कि अगर 5 से ज़्यादा, अगर 6-7 शेयर भी हैं तो आपको एक की जगह 2 शेयर मिलेंगे। बिकॉज जो इनका अगर आप डिवाइड करोगे तो 4.5 ही आ रहा है। तो आइडियली 2 शेयर के लिए आपके पास 9 या 10 शेयर्स होने चाहिए, तभी आपको 2 शेयर मिल सकते हैं। सो यहाँ उन्होंने ये बोला है कि 5 से अगर 6 भी आपके पास शेयर है, 7 भी हैं, तो भी आपको इंटाइटलमेंट रहेगा कि आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिले। मतलब आप एप्लीकेबल होंगे, एलिजिबल होंगे आप एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए। बट वो डिपेंड करता है क्या इनको रिस्पॉन्स मिलता है इसमें राइट्स में। अब रीजंस क्या है राइट्स इशू लाने के, ये भी हमको जान लेना चाहिए कि कई सारी कंपनियों के डिफरेंट रीजंस होते हैं। सो इनमें से कुछ हो सकते हैं रीजंस, वो हम समझेंगे। सो एक तो रीज़न होता है कि कोई भी कंपनी जब राइट्स इशू लाती है तो उसका प्लान होता है कि वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को और एक्सपैंड करे, और उसके लिए उसको ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत होती है। एंड वो नहीं चाहती कि वो डेट के लिए जाए, लोन के लिए जाए। दूसरी बात, अगर लोन के लिए जाना भी चाहती है तो वो जो पीरियड रहता है वो काफ़ी लंबा पीरियड होता है सब लोन मिलने में। बिकॉज आप खुद भी एक्सपीरियंस करते होंगे, अगर आप कोई अपने लोन के लिए जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, और ये तो बड़ा ही बिजनेस लोन होता है ये सब, तो इसमें और भी ज़्यादा टाइम लगती है। और उनको ये जो प्रोसेस होता है राइट्स इशू वाला वो काफ़ी फास्टर होता है, तो काफ़ी जल्दी वो जो है फंड इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए कई सारी कंपनी जो है राइट्स इशू लाती है। अगला जो पॉइंट है वो कि हो सकता है कि उनको फंडिंग नहीं अवेलेबल हो, उनको लोन्स नहीं मिल रही हो, या जो लोन मिल भी रही होगी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो। तो ये एक रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि यही सब रीज़न हो, बट ये सब रीज़न हो सकता है जनरली राइट्स इशू लाने के। तो अगर डेट एक्सपेंसिव है तो वो चाहते हैं कि रादर देन गोइंग थ्रू दिस एक्सपेंसिव डेट, बेटर है कि राइट्स इशू के थ्रू फंड इकट्ठा किए जाए। थर्ड है कि वो अपना डेट टू इक्विटी रेशियो को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर उनके पास डेट ज़्यादा है तो वो अपने इस रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए भी जाना चाहते हैं। बिकॉज क्या होता है कि ये सब रेशियो फाइनेंशियल पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज जो रेशियोज होते हैं उसी के बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो वो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे काफ़ी ध्यान रखते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगली है कि हो सकता है कि कंपनी जो है कोई नई कंपनी खरीदना चाहती हो और उसके लिए फ़ंड की ज़रूरत हो तो वो राइट्स इशू लाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू पे ऑफ द डेट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हो सकता है कि कंपनी के पास अगर डेट हो उसको पे ऑफ करना चाहती हो तो इसके लिए वो राइट्स इशू ला सकती है, जिससे उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये सब जो रीजंस है जिनके कारण जो कंपनी जो है वो राइट्स इशू लाती है। अब इसके जो मेन फीचर्स क्या है राइट्स इशू के लिए वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज शेयर्स एट ए लोअर प्राइस विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक तरह से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, यानी कि जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो एलिजिबल होंगे। जो नए शेयर होल्डर्स होंगे उनको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं मिलेगा, वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये जो उन्होंने एक तरह से होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको एक बेनिफिट मिलता है कि वो जा सकते हैं, उनको मिलेगा, वो एप्लीकेबल होंगे राइट्स इशू में अपने शेयर को और ख़रीदने के लिए और डिस्काउंटेड प्राइस पर। लेकिन वो जो है भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ही होगा। जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड उन्होंने बताया 1 फरवरी टू 15 फरवरी। तो ये एक फीचर्स होता है, मेन फीचर्स होता है राइट्स इशू का, एक फ़ायदा होता है जिनके पास ऑलरेडी है। सेकंड है कि एडिशनल शेयर परचेज शुड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, यानी
जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसी के प्रोपोर्शन में आप जा सकते हैं राइट्स इशू के लिए, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। जो प्रोपोर्शन जो उन्होंने रखा है 17:74, तो उस रेशियो में जो आपका बैठता है उसी रेशियो में आप उसके लिए आप एप्लीकेबल होंगे, उससे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। थर्ड है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन चूज टू इग्नोर द राइट्स इशू। अब ये जो राइट्स इशू आ रही है ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको जाना ही चाहिए। ये आपका चॉइस है, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आप नहीं जाना चाहते हैं राइट्स इशू के लिए तो नहीं जाएंगे। बिकॉज राइट्स इशू में क्या होते हैं, आपको भी खरीदना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में मिल रहा है। तो जो 65 रुपीज़ जो प्राइस है उस प्राइस में आपको शेयर्स खरीदने होंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप उसमें और पैसे लगाएं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट उससे क्या होगा कि अगर आपने इग्नोर कर दिया है, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका जो शेयर होल्डिंग का जो वैल्यू है वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि जो एवरेज वैल्यू है ना वो कम जाएगी। बिकॉज मार्केट में ज़्यादा शेयर आ जाएंगे तो वैल्यूएशन जो है वो कम जाएगा। जनरली क्या होता है कि जब भी राइट्स इशू आती है तो जो प्राइस होता है वो एडजस्ट हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब चलिए आउटकम जो क्या है राइट्स इशू का, आउटकम क्या होता है, इससे रिजल्ट एक तरह से क्या होता है। तो कंपनी जो क्या है, कंपनी के पास कैश फ्लो आती है जो कि वो यूज कर सकती है अपने बिजनेस को और स्ट्रेंथन करने में, और भी अपने बिजनेस को ऑपरेशंस को और भी इम्प्रूव कर सकती है। तो राइट्स इशू के थ्रू उनके पास फंड आता है, सो फंड आएगा तो अपने और बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे, बिजनेस इम्प्रूव करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे, उनके सेल्स पे, रेवेन्यू पे, एंड उस पर फ़ायदा होगा, वो बढ़ेगी तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी बढ़ेगा। सेकंड जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा इनके ईपीएस पे, बुक वैल्यू पे एंड अदर की फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे। बिकॉज जो इनका ईपीएस है वो रिड्यूस हो जाएगा, बुक वैल्यू भी कम जाएंगे एंड अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी जो डिपेंड करता है इक्विटी पे, जैसे आरओई, वो भी कम हो जाएगा। बिकॉज इनके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं मार्केट में वो बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आएगा ईपीएस पे। तो ये फॉर अ टाइम बिंग ये जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड, मार्केट प्राइस गेट्स एडजस्टेड आफ्टर राइट्स शेयर्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब राइट्स इशू आती है तो जो प्राइस एडजस्ट हो जाता है वो रेशियो में, वो जैसे अगर प्राइस 100 रुपीज़ आ रहा है अभी जो करेंटली दिख रहा है, तो उससे जो प्राइस है उससे और कम हो जाएगी। जो इन्होंने रखा वो कैलकुलेशन हो जाएगा, डिपेंड करता है उनके पास जो करंट वैल्यू का, जिस रिकॉर्ड डेट पे जो करंट वैल्यू है शेयर का, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कितना वो प्राइस नीचे आएगा। तो जनरली जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाता है, तो कम हो जाएगा प्राइस। अब प्रॉफिट पर शेयर आफ्टर राइट्स इशू, ये जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए बताना चाहता हूँ, इससे आप कंप्लीटली समझ जाएंगे कि आपको इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कितना प्रॉफिटेबल है ये आपके लिए। ये पूरे कंप्लीट टेबल में जो मैं अभी आपको कैलकुलेशन बताने वाला हूँ उससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस जगह पर। सो ये मैं यहाँ पे 4-5 सिनेरियो में बताऊँगा, 5 सिनेरियो में इनफैक्ट। सो ये जो मैंने रखा है यहाँ पे सिनेरियो पहला है कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स 370 है, ये मैंने कैलकुलेशन के पर्पज़ से लिया है थोड़ा सा इजी हो, बिकॉज 74 का रेशियो रखा है तो 74 × 5 रखा है, तो सपोज आपके पास 370 शेयर्स हैं और परचेज प्राइस जो आपका है वो 100, सपोज जो अभी चल रहा है 100, अगर मैंने वही लिया है अभी कैलकुलेशन के लिए जो 100 अभी चल रहा है। सो अगर आप टोटल अमाउंट जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 370 × 100 इंटू, सो ये हो जाएगा 37,000 अमाउंट जो है आपने इन्वेस्ट किया। अब एडिशनल शेयर जो आपको मिलेगा वो राइट्स इशू में वो मिलेगा 17:74 के रेशियो में, तो आपको जो शेयर इंटाइटलमेंट होगा वो होगा 85 शेयर्स आपको मिलेंगे। बिकॉज अगर आप 370 को अगर आप 74 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स आएगा, तो 17 × 5 आपको 85 शेयर जो है आप एप्लीकेबल होंगे राइट्स इशू के लिए। और आप 85 अब इसका जो राइट्स इशू जो प्राइस रहेगा वो 65 है, सो आप 85 को मल्टीप्लाई करोगे 65 से तो ये जो फिगर आएगा आपका 5525। सो टोटल शेयर आफ्टर राइट्स इशू जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे A+D, यानी कि 370 आपके शेयर जो हैं ये हो जाएंगे प्लस 85, तो ये जब आप ऐड करोगे तो ये 455 का आपके पास वैल्यू पहुंचेगा। टोटल जो शेयर का जो एग्जैक्ट काउंट है वो पहुंचेगा।
अब टोटल इन्वेस्टमेंट आफ्टर राइट इशू आपका क्या होगा? सो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो गया? तो ये 37,000 ये हो गया एंड 5,525 ये। सो आप ये ऐड करोगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो शेयर स्टॉक में हो गया 42,525। तो एवरेज प्राइस इसका क्या हो जाएगा? तो एवरेज प्राइस हो जाएगा, आप 42,525 को अगर आप डिवाइड करोगे 455 से, तो ये 93 रुपीज़ जो है हो जाएगा आपका शेयर का एवरेज प्राइस। सो पहले जो शेयर का आपका एवरेज प्राइस था वो 100 रुपीज़ था, अब हो गया वो 93, यानी कि प्रॉफिट पर शेयर जो आपको मिल रहा है वो 7 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा पर शेयर में। सेम वे अगर मैं आपको दूसरा सिनेरियो बताता हूँ, सो यहाँ भी मैंने एग्जिस्टिंग शेयर 370 रखा है, लेकिन यहाँ जो परचेज प्राइस रखा है वो मैंने रखा है 125, यानी अभी जो प्राइस चल रही है 100 उससे ज़्यादा का प्राइस रखा है। मतलब कि अगर आपने हो सकता है जब 125 इसका चल रहा होगा प्राइस, तब आपने ये शेयर खरीदा होगा, तो वहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा वो आपको समझ में आएगा। सो यहाँ का टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो 46,250 था, अब आपको 85 एक्स्ट्रा शेयर मिले जो आपने ख़रीदा है 65 रुपीज़ के प्राइस से। सो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका राइट्स में इन्वेस्टमेंट हुआ 5,525, टोटल आपके पास शेयर हो गया 455, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो गया आपका 46,250 प्लस 5,525 51,775। तो जो एवरेज पर शेयर जो आपका आ जाएगा प्राइस वो आ जाएगा 114 रुपीज़। पहले था 125, अब हो गया 114। सो आपको पर शेयर पे 11 रुपये का फ़ायदा होने वाला है अगर आप जाएंगे तो। वैसे ही सिनारियो 3 में देखते हैं, अगर आपने जो करंट प्राइस चल रहा है उससे कम में ख़रीदा है, 80 रुपीज़ में सपोज आपने ख़रीदा है, शेयर आपके पास उतना ही है, तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 29,600 है। 85 जो शेयर अलॉट हुआ आपको, 5,525 का राइट्स इशू में जो आपने इन्वेस्ट किया, टोटल शेयर आपको 455 हो गया, एंड टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट अब हो गया 35,125, यानी 29,600 प्लस 5,525। तो जो एवरेज प्राइस आपका हो जाएगा 77 रुपीज़ हो जाएगी, यानी कि आपको प्रॉफिट 3 रुपये का एक शेयर पे प्रॉफिट मिलने वाला है, मिलेगा। अब ये जो है ये सिनेरियो अब देखिए, ये सिनेरियो में भी मैंने एग्जिस्टिंग शेयर सेम रखा है यहाँ पे, लेकिन जो परचेज प्राइस रखा है वो मैंने 65 रखा है। ये परचेज प्राइस जो डिस्काउंटेड प्राइस उनका है वो रखा है। तो अगर आपने 65 रुपीज़ के भाव में ये शेयर पहले ख़रीदे हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 24,050 था, एंड बाद में अगर आप राइट्स के लिए जाते हैं तो आपका ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा 29,575। तो एवरेज प्राइस शेयर जो है आपका वो सेम ही रहेगा, तो यहाँ ना आपको फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, बिकॉज वो सेम ही आपका परचेज प्राइस भी सेम है एंड जो राइट्स का प्राइस भी है वो सेम ही है, तो इसमें आपको ना ही फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। उसी तरह से अगर आपके पास अगर जो शेयर हैं वो से कम में है, यानी कि जो 65 रुपीज़ जो प्राइस उन्होंने रखा है राइट्स का प्राइस उससे कम 50 रुपीज़ में सपोज आपने ख़रीदा है, तो अब देखिए उसमें आपका क्या होता है। यहाँ देखिए 18,500 का आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, एंड टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा राइट्स इशू के बाद 24,025 रुपीज़, यानी कि जो एवरेज प्राइस पर शेयर है वो आपका 53 रुपीज़ हो जाएगा। पहले क्या था 50, अब हो गया 53, तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो 3 रुपये बढ़ जाएगा। तो ये जो सिनारियो मैंने आपको बताया, इसके बेसिस पे आपके पास जितने शेयर्स हैं आप अपना खुद का कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड के अनुसार, एंड आप खुद भी गेज कर सकते हैं, आप खुद भी अपना पता कर सकते हैं कि आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो एक तरह से आपको ये कैलकुलेशन करके समझ में आ जाएगा कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब थोड़ा सा हम इनके अभी करंट जो प्राइस है वो भी देख लेते हैं, थोड़ा और सा फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। सो अभी जो प्राइस इनका चल रहा है 99.55 पे 18 जनवरी को क्लोज हुई है, एंड हाई गई थी 103 पे सेम डे, एंड जो इनका 52 वीक का हाई है 134 है, एंड जो 52 वीक का जो लो है 45.90। तो वहाँ से अगर 52 वीक के लो से आप देखोगे तो डबल से ज़्यादा हो चुकी है शेयर की प्राइस, बट अगर आप देखोगे 52 वीक का जो हाई है वो अभी बनाना बाकी है, यानी कि इस स्टॉक में अभी पोटेंशियल है उतना ऊपर तक जाने का, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं कंपनी का वैल्यूएशंस आपको बता दूं। सो फेस वैल्यू जो है 10, तो पहले भी बताया आपको। मार्केट कैप जो है इसका वो 19,979 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इसका जो पीबी रेशियो है 1.36 है, जो बुक वैल्यू है 73.41। सो अपने बुक वैल्यू से 1.36 पे अभी ये चल रही है,
अगर आप इसका EPS देखिएगा, अर्निंग पर शेयर 6.93 है, जो कि बाद में अभी और रिड्यूस होने वाला है जब ये राइट्स इशू आ जाएंगे। तो पी रेशियो इनका देखिए 14.37 है, जो कि अगर सेक्टर का पी रेशियो आप देखिए कंपेयर कीजिएगा तो 39.75 से काफ़ी नीचे है इनका पी रेशियो। डिविडेंड भी देती है, 0.90% का यील्ड है ये डिविडेंड का। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, जो पिछले 20 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कितना कम इनका डिलीवरी है। मुश्किल से जो डिलीवरी देख रहा है हाल मुश्किल से मुझे ऐसा लग रहा है कि 25% के आसपास ही डिलीवरी हुआ, तो डिलीवरी काफ़ी कम दिख रही है स्टॉक्स में। अब एक बार इनके इनकम स्टेटमेंट पर नज़र डाल लेते हैं, जो क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट है। सो अगर आप इनका सेल्स देखिएगा, अगर आप कंपेयर कीजिएगा दिसंबर 2019 से, तो सेल्स जो है वो डिप हुई है, हालांकि पिछले क्वार्टर से इम्प्रूव हुई है। उसी में वे में अगर आप नेट प्रॉफिट देखिएगा तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी डिप दिख रही है। ये 591 करोड़ थी दिसंबर 2019 में, जबकि अभी ये गिर कर 287 करोड़ हो गई है। हालांकि जो इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो पिछले क्वार्टर से ये इसका इम्प्रूवमेंट हुआ, 247 से 287 पहुँची है। एंड जून क्वार्टर में देखिए कितना नीचे आ गया था, ये 147 करोड़ ही था इसका प्रॉफिट। तो अगर आप वहाँ से कंपेयर करोगे तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस में। एंड उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको यहाँ पे भी आगे दिखाऊंगा। तो एक बार रिटर्न देख लेते हैं, पिछले 5 साल का जो रिटर्न है। तो अगर 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो 75% रिटर्न दिया इन्होंने 5 साल का। 3 साल में रिटर्न देखें तो 41.82%। अगर 1 साल का देखेंगे तो -21.77। तो ये जो 3 साल और 1 साल का जो रिटर्न है वो नेगेटिव में रिटर्न है। हालांकि जो पिछले 3 महीने में जो टर्न अराउंड हुई है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 62% का जो आपको रिटर्न दिख रहा है, उसके 2-3 फैक्टर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। वो ये हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में जो कंपनी ने द कंपनी पोस्टेड हाईएस्ट क्वार्टरली डिसबर्समेंट सिंस Q1 FY20 अप बाई 51%। तो पिछले साल का जो यानी FY20 का जो Q1 था उसके बाद से सबसे ज़्यादा डिसबर्समेंट हुआ है, हाईएस्ट डिसबर्समेंट हुआ है, करीब 51% अप है QOQ में, यानी कि क्वार्टरली टू क्वार्टरली। उसी तरह फार्म इक्विपमेंट डिसबर्समेंट जो है वो भी 43% QOQ ग्रोथ हुई है, उसमें राइज हुई है। सो 1554 करोड़ अगेंस्ट 1089 करोड़। तो Q2 FY21 जो था, यानी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में करीब आपको दिख रहा होगा 450 करोड़ से ज़्यादा का इसमें डिसबर्समेंट दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है। उसी तरह जो 2 व्हीलर सेगमेंट है उसमें भी जो डिसबर्समेंट है वो 50% अप हुआ है पिछले क्वार्टर से। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं जिसके कारण आप देख रहे होंगे, जिसके कारण इनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। एंड उसी वे में इसलिए इनका जो प्राइस है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। जो 62% का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है, इसी सब रीजन के कारण से ये इनका प्राइस में थोड़ा सा रैली आई है। अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं क्वार्टरली, जो इनका क्या दिख रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो 63.65 है अभी, जो कि मार्च में 63.72 था। तो स्लाइटली जो है इनका शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर्स के हैं वो डिक्रीज हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बट अगर प्लेज देखोगे तो प्लेज बिल्कुल नहीं है, तो इट्स कम्प्लीटली डेट फ्री। FIA का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अगर आप कंपेयर करोगे 31 मार्च से तो कम हुई है। लेकिन यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग क्या है, अब देखोगे 30 सितंबर यानी पिछले क्वार्टर से जो है इसमें FII वो इंक्रीज हुई है। वैसे ही DII जो है वो 5.21 थी लास्ट ईयर, एंड ये 5.26 अभी हुई है, स्लाइटली इंक्रीज हुई है। एंड पिछले क्वार्टर से भी इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड हाउसेज ने पैसे इसमें से निकाले हैं, क्योंकि 0.56 था, अभी 0.23 हो गया है। बाकी अदर्स तो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनका बढ़ा ही है इसमें शेयर। तो एक्चुअली अब कंक्लूजन इसमें क्या है, क्या निकलता है, हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जिन लोगों ने ये शेयर ज़्यादा प्राइस में ख़रीदा है, यानी कि जो राइट्स इशू का प्राइस है, उनके लिए ये अच्छा अवसर है अपने शेयर प्राइस को एडजस्ट करने का, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस जो है शेयर का वो कम हो जाएगा, जो मैंने आपको कैलकुलेशन के जरिए दिखाया है। लेकिन जिन लोगों ने ये शेयर कम प्राइस में ख़रीदा है, यानी 65 के नीचे ख़रीदा है, उनके लिए ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है, और चाहे तो वो अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर जा सकते हैं राइट्स इशू के लिए, क्योंकि इतने कम प्राइस पर फिर ख़रीदने का मौका मिले या ना मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप जा सकते हैं।
तो ये चॉइस जो है वो आपका है। मैंने आपको सब कैलकुलेशन अच्छी तरह बता दिया है और अपना खुद का भी कैलकुलेशन आप खुद का भी कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि आप प्रॉफिटेबल है कि नहीं, जैसा मैंने आपको टेबल में बताया। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो मैं क्लोज करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट डालकर फीडबैक भी दे सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।